cell and its internal resistance which we don't know actually, और आपको ये बोला गया है कि the current that flows through the cell is 0.5 ampere with an external resistor of 12 ohm. मतलब मान लीजिए कि ये आपका सर्किट है, this is a resistor of 12 ohm and there is a cell of some EMF which is not given in the question. ठीक है, EMF भी unknown है, internal resistance of the cell is also unknown. आपसे कहता है कि जो करंट इस केस में फ्लो हो रहा है दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, दिस इज द करंट दैट फ्लोज, राइट। अब दूसरे केस में आपसे आपसे आगे कहता है कि द करंट ऑफ 0.25 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, मतलब ये केस 1 मान लो, दिस इज केस 1 व्हेन यू हैड द रेजिस्टर ऑफ 12 ओम, the current that you get is 0.5 ampere, and when you replace this 12 ohm by another resistor of resistance 25 ohm, मतलब दूसरा इसी सेल के अक्रॉस हमने जो दूसरा रेजिस्टर ले लिया वो 25 ओम ले लिया मान लीजिए, ठीक है, और उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और ये ईएमएफ ई है। इसमें आपसे कहता है कि द करंट इन दिस केस दैट फ्लोज इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ऑब्वियसली आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया है तो ऑब्वियसली बात है करंट विल डिक्रीज, राइट। तो आपका जो नया करंट है दैट बिकम्स 0.25 एम्पियर, ठीक है, ये केस 2, यू हैव द सेम सेल। तो आपका क्वेश्चन है कि फाइंड ई एंड आर, फाइंड ई एंड आर। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? मतलब दोनों केस में यू नो द वैल्यू ऑफ करंट। एक बात तो ऑब्वियस है कि दोनों केस में सेल इज सेम, आपका जो सेल है वो तो सेम है ना, तो दोनों केस में ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। द ओनली डिफरेंस वुड बी ऑफ करंट एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हाउ विल यू सॉल्व? कैन एनीवन ट्राइड दिस क्वेश्चन, या कैन एनीबडी सजेस्ट मी एनी मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? Any one of you, please, can you suggest me a suitable method to solve? No idea. No idea. Okay, what is the relation between E, small r and V? चलो याद करते हैं। कल the first equation that I wrote for the relation between EMF, the current and the internal resistance, this first formula was like this, I, याद करो, I into capital R plus of I into small r, याद आया? This was the first equation, जो लास्ट डे हम Yes, रिलेशन sir. फाइंड कर रहे थे ना, उसमें ये पहली इक्वेशन हमने यही लिखा था बच्चे, ठीक है। तो पहले केस में ईएमएफ, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, करंट कैन बी टेकन एज कॉमन एंड दिस विल बी रिटन एज 0.5, एक्सटर्नल रेजिस्टर इज ऑफ 12 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, तो दिस इज माय वन ऑफ द इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरह से अगर हम इस केस में देखें तो ईएमएफ नहीं पता, बट इस केस में जो करंट है दैट इज 0.25 एम्पियर। इस केस में जो रेजिस्टेंस है आपका दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर की वैल्यू 25 है और स्मॉल आर आपको नहीं पता। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अग्रीड, कन्विंस्ड विद द टू इक्वेशंस दैट वी हैव? Yes, sir. ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सेल तो सेम है ना, तो ईएमएफ तो सेम ही रहेगा, आइदर यू कनेक्ट अ रेजिस्टर ऑफ 25 ओम और 12 ओम, डजंट मैटर, बट ईएमएफ तो सेम ही रहेगा ना। तो इसका मतलब यू कैन इक्वेट द टू इक्वेशंस, इक्वेटिंग 1 एंड 2। आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग 1 एंड 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो क्या लिखोगे आप? 0.5 into 12 plus of r, that can be written as equal to 0.25 multiplied by 25 plus of r. Agreed beta? Yes, sir. 0.25 and 0.5 मतलब twice, तो ये 22 plus of 2r is equal to 25 plus of r। तो आप इसको इधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ, तो r की वैल्यू यहां से नहीं कैलकुलेट हो गई। What is the value of Yes. R? R is equal to 1 ohm, मतलब internal resistance is equal to 1 ohm। आपको R की वैल्यू पता चल गई। Once you know the value of R, you can substitute that R in any of the equation, either in equation 1 or in equation 2, and you can find the value of EMF। Yes. नोट कर लो। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो बताए। नोट करके जल्दी मुझे बताइएगा ताकि मैं और डिस्कशन कर सकूं।
Done, sir. वेरी गुड। अब देखो 1 मार्क का एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, दैट इज यस्टरडे वी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट, राइट? एंड व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन? तो सुनिए, मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहता हूं कि आई एम ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज। On the y-axis I am taking the potential difference, y-axis पे जो मैं लिख रहा हूं that is potential difference, और x-axis पे जो मैं लिख रहा हूं that is current। y-axis पे potential difference है और x-axis पे मैं current कंसीडर कर रहा हूं, और potential difference की यूनिट I am taking it as volt and current की यूनिट I am taking it as ampere। क्लियर? आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि इसका और इसका ग्राफ, करंट और पोटेंशियल का ग्राफ, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है और ऐसा आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और ऐसे आ रहा है। क्लियर? इसमें मैं आपको डिफरेंट पॉइंट लोकेट करता हूं। मान लीजिए ये 1.4 है, ठीक है सर, और यहाँ कहीं पर पॉइंट है, मान लीजिए ये दिस इज इक्वल टू 1.2, दिस इज समवेयर 0.8, दिस इज समवेयर 0.4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको करंट गिवन है वो आपको गिवन है यहाँ पर 0.4, यहाँ पर 0.12, ठीक है। तीसरा जो करंट आपको गिवन है दैट इज 0.20 और लास्ट करंट इज इक्वल टू 0.28। दिस इज द वेरिएशन ऑफ करंट विद द पोटेंशियल डिफरेंस। ये ग्राफ है, सबको समझ में आ गया? दिस इज द ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज, वन इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड अनदर वन इज करंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं वो सुनिए। आपको पूछा गया क्वेश्चन में कि यू हैव टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, मतलब जिसके लिए ये ग्राफ ऐसे गिवन है, आपको बताना है इसमें एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बताना है कि व्हाट इज द ईएमएफ। ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट? अगर हमें किसी सेल के लिए करंट और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, याद रहे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर उसको प्लॉट किया गया ऑन द ग्राफ और ग्राफ ऐसा है, तो आपका क्वेश्चन बेसिकली है कि इस सेल का ईएमएफ कितना है। कोई बता सकता है मुझे कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ ऑफ दिस सेल? एनीबॉडी? कैन एनीवन can anyone suggest me a suitable method for this? नहीं? अच्छा मुझे एक Sir, बात can you बताइए कि हाँ बोलो बोलो। sir, can you explain the question once again? यस, क्वेश्चन अगेन आई विल एक्सप्लेन। देखो आपको एक बात मालूम है ना कि अगर मैं कोई सेल ले लूं, ये कोई सेल है और ये कोई रेजिस्टर है, ठीक है, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो किस दो बातों पे डिपेंड करेगा? इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा इसके रेजिस्टेंस पे और इस सेल के वोल्टेज पे। अभी करेक्ट है ये बात? नहीं आ रही बात समझ में? ये जो रेजिस्टर Yes, आप लगा sir. रहे हो सर्किट में उस पे और वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। करंट बराबर होता क्या बेटा? करंट बराबर होता है ये वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप रेजिस्टेंस और वोल्टेज चेंज करते जाओ तो करंट की वैल्यू भी चेंज होगी ना। तो आपसे ये Yes. कहता है कि जब आपका Yes, वोल्टेज sir. 1.4 वोल्ट है बेटा, ये जब आपका 1.4 वोल्ट है तो उस 1.4 वोल्ट के लिए जो करंट है वो 0.28 है। जब आपने वोल्टेज को कम कर दिया, 1.2 कर दिया, तो करंट की वैल्यू 0.20 हो गई। देखिए वोल्टेज को और कम कर दो, 0.8 कर दिया, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई? तो करंट की वैल्यू हो गई 0.12। इसी तरह से वोल्टेज और कम कर दिया तो 0.4 कर दिया, तो करंट की वैल्यू हो गई 0.4। अब क्वेश्चन आपका ये है बेसिकली कि अगर किसी सेल के लिए ऐसे कहानी है, मतलब सेल का वोल्टेज और उस सेल के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसका ये ग्राफ है। नहीं ये बात समझ में? मतलब अगर मैं सेल के वोल्टेज को वेरी करूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट वेरी कर रहा है उसका ये ग्राफ है। समझ रहे हैं? Yes. तो Yes, आपसे sir. पूछा गया इस सेल का ईएमएफ कितना होगा? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करूं तो करंट का जो वेरिएशन है वो ऐसे गिवन है या उसका ग्राफ ऐसे गिवन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ईएमएफ बताओ। तो एक बात समझिए कि जब भी ऐसा ग्राफ गिवन हो पोटेंशियल का और करंट का और आपसे पूछा जाए कि ईएमएफ बताओ, तो सिंपल सी बात याद करो। ईएमएफ आपने लिखा था V प्लस ऑफ I इंटू स्मॉल r, याद है? वेयर V वाज Yes, sir. द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सोचो अगर करंट जीरो हो जाए तो ईएमएफ V के बराबर होगा या नहीं होगा? Yes.
इसका मतलब Yes. जब भी ऐसे ग्राफ में आपको ईएमएफ पूछ लिया जाए, जब भी आपको ऐसे ग्राफ में ईएमएफ पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये चेक कर लेना है कि जिस इंस्टेंट पे करंट जीरो है उस इंस्टेंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो करंट जीरो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, तो वाई की वैल्यू जब ये जीरो है तो वाई की वैल्यू कितना है बेटा, कौन बताएगा? दिस वैल्यू इज जीरो, राइट, ये जीरो है, तो जब एक्स जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी है, देखो तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा, तुम लोगों को ग्राफ समझ आता है, नहीं आता? Mhm. एक्स जब 0.4 है तो वाई भी 0.4 है। ये देखो ग्राफ में दिखा रहा हूं, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिला हुआ है, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिला हुआ है, तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिला हुआ है। मुझे एक बात बताओ कि जब मैं वोल्टेज को मतलब करंट को जीरो कर दूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू जो वोल्टेज का मुझे दिखाई दे रहा है वो कितना दे रहा है? या अगर आपको इतनी बात भी नहीं समझ में आती तो ये मुझे बताइए कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट यू कैन सी ऑन द ग्राफ? 1.4. हाँ, 1.4. 1.4। तो मुझे एक बात बताओ, ईएमएफ क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ही तो होगा। Yes. ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? ईएमएफ की वैल्यू बेटा वही होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दैट इज 1.4 वोल्ट इज योर ईएमएफ। ठीक है, दैट इज 1.4 इज द ईएमएफ। समझे या नहीं? सर इसको हम बोलिए। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से वो कंपेयर करके नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं, दैट वुड बी अ लेंदी प्रोसेस, थोड़ा सा लेंदी बनेगा। यू कैन कंपेयर दैट, ठीक है, बट वो जो कंपेयर करोगे आप तो वो क्या कंपेयर करोगे? y इज इक्वल टू mx प्लस ऑफ c होता है, यहाँ पर इंटरसेप्ट विल बी ऑब्वियसली जीरो क्योंकि ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है। स्लोप की वैल्यू आप लिखोगे, है ना, तो ये v एज अ फंक्शन ऑफ स्लोप, स्लोप क्या होगा? tan थीटा, और स्लोप यहाँ पर निगेटिव आएगा क्योंकि ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, ये वाला एंगल है, तो स्लोप निगेटिव आएगा। तो tan थीटा वुड बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस 1.4 डिवाइडेड बाय 0.28 मल्टीप्लाइड बाय x। x क्या चीज है? करंट। तो ये जो स्लोप से आप निकालेंगे, दिस विल गिव यू द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। नहीं, ये बात समझ में, दिस विल गिव यू द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन निकलेगा। समझ रहे हैं आप? सर इंटरसेप्ट 1.4 नहीं होगा सर? इंटरसेप्ट 1 नहीं, इंटरसेप्ट 1 पॉइंट, अरे सॉरी, यस यू आर राइट, यू आर राइट, माय मिस्टेक। इंटरसेप्ट यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, 1.4, तो ये प्लस ऑफ 1.4 यही करेंगे आप, तो v यस। और इसका रिलेशन निकल गया। अब ईएमएफ v के बराबर कब होता है ये बताइए, आपने ये रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। करंट अब जब जीरो हाँ बोलिए, करंट जब जीरो होगा तो व्हेन I इज इक्वल टू जीरो, व्हेन I इज इक्वल टू जीरो, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ईएमएफ की वैल्यू v के बराबर होगी, तो मतलब v की जगह आप e लिख सकते हैं, और e की वैल्यू 1.4 आई या नहीं आई? यस देखो, यही तो मैंने लिख दिया था पहले ही, यस। कि जब करंट जीरो होगा तो देख के पता चल रहा है बेटा थोड़ा सा कि जब करंट जीरो होगा तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली कितना दिख रहा है? 1.4 दिखाई दे रहा है। करंट जीरो पर y की जो कोऑर्डिनेट है वो 1.4 है ना। करंट जब 0.4 होगा तो y का कोऑर्डिनेट 0.4 है, करंट 0.12 है तो y का कोऑर्डिनेट 0.8 है, तो और जब 0.28 है तो y का कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। इसका मतलब 0 पे कोऑर्डिनेट कितना है? 1.4, और वही मैक्सिमम भी है, तो उसी को हम ईएमएफ कहेंगे। इज इट करेक्ट? यस आगे बढ़े। अरे सब कुछ क्लियर हो गया या और ऐसा कराऊं? एक और ऐसा करा देता हूँ, ऐसे टाइप का एक और है। एक और, चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, मिलके करते हैं। देखिए फिर से मैं ले रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस पीडी वोल्ट में, और मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले रहे हैं करंट, करंट वही एम्पियर्स में। अब आपको मैंने बोला कि ये वैल्यू जब जीरो है तो यहाँ पर ये मान लो कि ये निर्जमा 12 वोल्ट है, फिर ये 8 वोल्ट है, फिर ये 6 वोल्ट है, फिर ये 4 वोल्ट है, एंड फिर वी हैव जीरो, ठीक है। और इसके करॉस्पॉन्डिंग जो आपका ग्राफ आ रहा है वोल्टेज वर्सेस करंट का,
वैसे आ रहा है, मान लीजिए कि 0 जब है तो ये 12 है, 8 पे मान लेते हैं कुछ कुछ कुछ, क्या मान लें? कितना कितना करंट मान लें? चलो यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं कि लेट से करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर है, मान लेते हैं, मानने में क्या बुराई है, ठीक है। 6 पे हम मान लेते हैं कि लेट्स से इट बिकम्स 6 पे अपन मान लेते हैं कि इट बिकम्स इक्वल टू 8 एम्पियर मान लो, यहाँ पर कुछ भी मान लो, 4 पे मान लो कुछ जो मन करे मान लो यार 10 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पर मान लो 14 एम्पियर, ये करंट है आपका। अब आपसे फिर से मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस ग्राफ में ईएमएफ की वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। मतलब ये ग्राफ दिख रहा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का, आपसे पूछा ईएमएफ की वैल्यू बताइए, दूसरा आपसे पूछा कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। दो चीज आपसे मैं क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ इसमें, एक तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ईएमएफ की वैल्यू बताइए, और दूसरा बताइए कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की वैल्यू क्या होगी। ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, दैट यू हैव टू दैट यू हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, और आपको स्मॉल आर की वैल्यू भी बतानी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर की वैल्यू बताओ, ठीक है। ये दो चीजें जो आपको बतानी है। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलिए। 12. ऑफ कोर्स इट इज 12, ऑफ कोर्स इट इज 12 विदाउट एनी डाउट। ईएमएफ की वैल्यू 12 है सर, ईएमएफ इज इक्वल टू 12। सर कैसे पता चला आपको कि ईएमएफ इज इक्वल टू 12 वोल्ट? सर जब करंट 0 है तो उस इंस्टेंट पे जो वोल्टेज होगा दैट विल बी ईएमएफ। क्यों सर? क्योंकि आपको मालूम है V इज इक्वल टू ई प्लस, सॉरी, E इज इक्वल टू V प्लस ऑफ आई आर होता है, E इज इक्वल टू V प्लस ऑफ आई आर होता है। I की वैल्यू 0 होगी तो E V के बराबर होगा, तो ईएमएफ की वैल्यू 12 वोल्ट हो गई। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड। सर Yes. हाँ, कोई कुछ कह रहा है, अभी भी कोई कुछ कह रहा है, बोलो बेटा। सर यहाँ पे हम करंट का वैल्यू 0 क्यों एज्यूम करते हैं? करंट के हम 0 नहीं अज्यूम कर रहे हैं, ये ग्राफ ही ऐसा गिवन है। देखो करंट किस एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और ग्राफ कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि करंट हमारे 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक मैक्सिमम जा रहा है। कहां तक मैक्सिमम जा रहा है? 14 तक, समझे आप? 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है? मैक्सिमम 14 तक जा रहा है। इसका मतलब है कि करंट 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होता, कुछ और बनता ये ग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि ये ग्राफ ऐसे होता, ऐसे, तो हम कहते हैं कि दिस ग्राफ इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर वेयर x इज नॉन जीरो। बट ये ग्राफ में x कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? तो y की वैल्यू 12 है, समझे बेटा? ये हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये ग्राफ में ही Yes. दिखाई दे रहा है कि जब आपका करंट 0 है तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? तो वोल्टेज की वैल्यू 12 है। ये ग्राफ ही ऐसा है, समझे? सर अगर हम्म, सर बोलो। अगर हमें 2 एम्पियर या फिर 8 एम्पियर पे ढूंढने के लिए बोले तो ईएमएफ ईएमएफ ये नहीं, ईएमएफ 2 एम्पियर या 8 एम्पियर पे नहीं मिलेगा। देखो जब आपके सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाता है तो आपको सेल का ईएमएफ मिलता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जब करंट फ्लो नहीं करता है तभी तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ईएमएफ कह सकते हैं। बट अगर करंट फ्लो करने लग जाए तो याद करो ना कल वाला फॉर्मूला कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या था, V इज इक्वल टू ई माइनस ऑफ आई आर। भाई अगर करंट 0 है, ये वाला टर्म 0 है, तो V इज इक्वल टू ई है। बट अगर मान लो कि इफ I इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में V हमेशा क्या होगा? लेस देन दैट ऑफ ईएमएफ होगा। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब जब करंट फ्लो करने लगेगा तो ईएमएफ नहीं निकलेगा। इसीलिए आपको ईएमएफ के लिए क्या बोला गया? ईएमएफ के लिए आपको बोला गया कि ईएमएफ वहां पर मिलेगा आपको जहां पर करंट की वैल्यू 0 है, तभी आप वोल्टेज को ईएमएफ कह सकते हो। नहीं आया, सर क्या हुआ? आया सर। पक्की बात? यस अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ,
अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मैंने एक दूसरा पार्ट भी पूछा है कि स्मॉल आर की वैल्यू बताओ, ये भी पूछा है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। यस सर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर ऐसे ग्राफ में आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप लिखेंगे ईएमएफ डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ऐसा ग्राफ होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, ईएमएफ को किससे डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट से। अब मुझे ये ग्राफ देख के बताओ कि ईएमएफ की वैल्यू बताओ कितनी है। 12। कौन 12। एंड व्हाट इज मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कितना, 14। ऑफ कोर्स इट इज 14। ठीक है, मैक्सिमम करंट इज 14। और मैक्सिमम करंट का मतलब समझ में आया, मैक्सिमम करंट का मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जितना मिनिमम मतलब लॉस होगा उतना मैक्सिमम करंट होगा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 12/14, तो 12/14 का मतलब कितना हो गया, 6/7। दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, आपको ग्राफ गिवन हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप ऐसे लिखेंगे E डिवाइडेड बाय I मैक्स, और ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ईएमएफ का मतलब होगा जब करंट जीरो है तो उस इंस्टेंट पे वोल्टेज की वैल्यू जो है दैट वुड बी कॉल्ड एज इट्स ईएमएफ। इज इट क्लियर, प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, तो मूविंग ऑन, तो इस तरह का क्वेश्चन एक दो और देख लीजिएगा आप, यू विल गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन असाइनमेंट आल्सो। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, नेक्स्ट लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। टॉपिक लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, टॉपिक लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब इसको ध्यान से सुनो और समझो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बेटे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होगा, कोई आइडिया। सेम देखो पोलैरिटी। नेगेटिव सेम, वाला। yes, see series combination can have the same polarity also connected with each other, or it can have opposite polarity also connected with each other। याद रखो एक पॉइंट जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, वो हमेशा याद रखो, सीरीज कभी भी वर्ड आ जाए, इफ यू गेट अ वर्ड फॉर सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन वेदर इट बी द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और कैपेसिटर और ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन इन विच द करंट रिमेन सेम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, series combination is such a combination in which current remains same, that will be called as series combination। क्लियर है, चाहे वो कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर में करंट नहीं कहते हैं तो चार्ज कह लेते हैं, ठीक है, और रेजिस्टर में हम करंट की बात करते हैं, और सेल में भी हम करंट की बात करते हैं, तो आइदर करंट और चार्ज अगर वो सेम है सब में तो दैट वुड बी द सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस या कह लो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर या रेजिस्टर या सेल अगर सेम है तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ऐसे मत रटा करो कि सेम पोलैरिटी या अपोजिट पोलैरिटी, ऐसे बिल्कुल नहीं रटना, ये ऐसे रटना कि या तो करंट सेम होगा या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बात समझ में आ गई, आइदर द करंट थ्रू द सेल्स वुड बी सेम और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल वुड बी सेम। तो अगर करंट सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। इज इट अंडरस्टूड, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस। ठीक है, ऐसे नहीं रटो कि सेम पोलैरिटी अपोजिट पोलैरिटी, अभी मैं बताऊंगा उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में वी कैन हैव सेम पोलैरिटी आल्सो कनेक्टेड और ऑपोजिट पोलैरिटी आल्सो कनेक्टेड, बोथ विल बी कंसीडर्ड एज सीरीज ओनली। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए सेल ऐसे है बेटा कि सच दैट दिस इज वन ऑफ द सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस, अनदर सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सो ऑन, इस तरह से कई सारे सेल्स हैं, देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स एंड दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। क्लियर है, और सर आप ऐसा मान लीजिए कि इसके साथ मैंने एक रेजिस्टर ऐसे लगा दिया है, ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर ये मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया है, ये R1 ये R2 ये Rn, देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स। बेटे कितने सेल्स हैं बच्चों, n सेल्स हैं। n नंबर। वेरी गुड, अब मैं ये चाहता हूं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को आई वांट टू रिप्लेस बाय अ सिंगल सेल, और ऐसा सेल मैं लगाना चाहता हूं सच दैट कि उस सेल से अगर मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दूं
तो I get the same value of current in the circuit as I was getting earlier. ठीक है, तो उसके लिए what should be the value of E equivalent and what should be the value of R equivalent? भाई ये दोनों सर्किट आइडेंटिकल कब कहलाएगी? Both of these two circuits will be considered to be identical to each other only when the current in both the circuit is same. भाई मैं ये पूरे सेल को एक सेल से रिप्लेस करना चाहता हूं, तो ये तो तभी कर सकता हूं ना जब पूरे सेल का जो इफेक्ट है वही इस सिंगल सेल का भी इफेक्ट हो. अग्रीड? यस से यस और नो? ठीक है, तो अब ऐसा करने के लिए करते क्या है, कैसे रिप्लेस करेंगे? तो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ ई इक्विवेलेंट एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, इस सर्किट में आप केवीएल लगा लो. क्या लगा लो बच्चों मेरे? केवीएल. ऐसे घूम लो, ठीक है, अप्लाई केवीएल इन दिस लूप. मतलब ऐसे जा रहे हैं हम, या अगर ऐसे ऐसे आपको नहीं समझ में आए कि मैं कैसे जा रहा हूं तो ऐसे समझ लो. मैं ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया. मैं ऐसे जा रहा हूं क्लोज पाथ में, इस लूप के अंदर. मुझे बताओ आर जो मुझे मिलेगा वो करंट की डायरेक्शन में मिलेगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा? मतलब व्हाट वैल्यू ऑफ वोल्टेज शुड आई राइट अक्रॉस दिस आर? आर के अक्रॉस में वोल्टेज की वैल्यू क्या लिखूं? पॉजिटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव. पॉजिटिव. नेगेटिव बेटा, आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. भूल गए तुम लोग इतनी जल्दी? अच्छा, यस यस, नेगेटिव. नेगेटिव, राइट. इसमें भी सब में नेगेटिव ही आएगा. देखो इस वाले रेजिस्टर में हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस ऑफ आई आर एन. इसमें हम नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं ना, देखो, तो ये पॉजिटिव ई एन. करेक्ट है बेटे? फिर यहां से चलो, है ना, फिर उसके बाद ये एन नंबर ऑफ सेल्स मैंने लिए इसलिए ऐसे. तो बीच में आप चाहो ना तो आप ऐसे लगा सकते हो, प्लस 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 ऐसे. तो उसके बाद आप यहां जाओ, तो यहां आपको क्या मिलेगा? फिर से माइनस ऑफ आई इंटू R2 प्लस ऑफ E2. फिर उसके बाद है आपका माइनस ऑफ आई R1 प्लस ऑफ E1, और वापस वहीं पहुंच के तो दिस होल मस्ट बी इक्वल टू 0. इसका मतलब इन सब में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इन सबको देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं E1 प्लस ऑफ E2 अप टू कहां तक बेटे? तो अप टू En प्लस ऑफ I सब में कॉमन ले लूं तो मैं लिख सकता हूं R1 प्लस ऑफ R2 एंड सो ऑन Rn. दिस होल इज इक्वल टू 0. ऐसे लिख सकता हूं. प्लस ऑफ I नहीं, माइनस ऑफ I कॉमन ले लो. क्लियर? यहां तक देखो पहले, यहां तक क्लियर है? यस. ओके, तो मूविंग ऑन. अब मुझे एक बात बताइए कि इन सब को अगर आप देखिए, ठीक है, ये एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत? नो. अच्छा, तुम लोग मतलब बहुत बोर हो रहे हो लग रहा है. अच्छा, यही केवीएल इसमें लगाइए, तो यही केवीएल इसमें लगाइए, इसमें ऐसे, इसमें भी दूसरे वाले सर्किट में. तो क्या लिखेंगे आप? जल्दी करते हैं. माइनस ऑफ आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, प्लस ऑफ ई इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू 0. इसका मतलब यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट और ये माइनस कॉमन, तो आई इंटू आर प्लस ऑफ आर इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू 0 इज माय सेकंड इक्वेशन. इज इट क्लियर? यस. अब बेटा ये दोनों सर्किट आइडेंटिकल है ना, हमने तो यही माना है कि बोथ ऑफ दिस सर्किट मस्ट बी आइडेंटिकल. यस सर. यही माना है. इसका मतलब है कि ये वाला जो टर्म है, इसमें जो ईएमएफ का टर्म है और इसमें जो ईएमएफ का टर्म है, दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, तभी तो आइडेंटिकल कहलाएगा. इसमें जो ये वाला टर्म है और इसमें जो ये वाला टर्म है, दे मस्ट आल्सो बी इक्वल, तभी तो ये दोनों सर्किट आइडेंटिकल है. पहले इतना Yes. नोट करो, मैं बताता हूं आपको, इतना नोट कर लो. Done. अब क्या करना है बेटा, दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लें. क्यों कंपेयर करेंगे, कौन बताएगा?
कैन वी कंपेयर दीज टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2? अभी मैंने समझाया भी है. कैन वी कंपेयर Yes, sir. दीज टू इक्वेशंस? क्यों? व्हाई कैन वी क्योंकि कंपेयर दीज टू इक्वेशंस? बोलो. हाँ, अच्छा वो बोलो, दोनों बोलो. को बिल्कुल आइडेंटिकल ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों सर्किट अगर आइडेंटिकल है तभी ये इक्वेशंस कंपेरेबल है, और आइडेंटिकल हैं तभी तो हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं कि भाई इस पूरे सेल को हम हटा के एक सिंगल सेल लगा सकते हैं. तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों सर्किट आपस में सेम है तो इनकी जो इक्वेशंस आ रही हैं वो भी सेम होनी चाहिए. तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, याद रखो, आई एम नॉट इक्वेटिंग, आई एम कंपेयरिंग. ठीक है, Yes. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर दें तो यू कैन राइट E इक्विवेलेंट एज इक्वल टू E1 प्लस ऑफ E2 एंड सो ऑन. दिस वुड बी द फॉर्मूला. एंड R इक्विवेलेंट की वैल्यू कंपेयर करो. R इक्विवेलेंट की वैल्यू इससे कंपेयर हो जाएगी, तो दिस कैन बी रिटन R1 प्लस ऑफ R2 अप टू दिस. इसका मतलब अब पूरी स्टोरी का क्या मतलब है? तो इस पूरी स्टोरी का सिंपल सा मतलब है कि इफ यू हैव सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, तो इन दैट केस E इक्विवेलेंट सिंपली क्या होगा? उन सबका सम होगा इंडिविजुअल सेल के ईएमएफ का. और R इक्विवेलेंट क्या होगा? इंडिविजुअल सेल के इंटरनल रेजिस्टेंसेस का सम होगा. क्लियर है? इसको नोट करो, आगे कुछ और चीजें सिखाता हूं. नोट डाउन दिस फाइनल रिजल्ट. Done, sir. ओके गुड. अब मेरी बात सुनो. जैसे अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन दे दूं, मैं आपसे ये कहूं कि सर ये एक सेल है, we have another cell like this and we have an external resistor connected to it. ये सेल है 10 वोल्ट का and it has internal resistance of 1 ohm. This cell is of let's say 20 volt and it is having an internal resistance of 4 ohm. और ये जो external resistance है this is of 6 ohm. Let's say आपसे मैंने पूछा इस सर्किट में what will be the value of current? How would you solve? इस सर्किट में मुझे करंट निकालना है, तो क्या करें? यहाँ पर वी हैव मोर देन वन सेल. तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि पूरे में केवीएल लगा लो. वन मेथड कैन बी कि अप्लाई द केवीएल. ठीक है, मतलब कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे. तो मान लो कि आपने यहां से कुछ करंट अज्यूम कर लिया, ठीक है, और आप केवीएल लगा लो, है ना. एक तरीका ये हो सकता है, ऐसे जा रहा हूं मैं, ऐसे जा रहा हूं मैं, ऐसे जा रहा हूं मैं, ऐसे जा रहा हूं. तो वन ऑफ द मेथड इज टू अप्लाई केवीएल. अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे बेटा? बोलना पड़ेगा -10. उसके बाद बोलो क्या लिखो, उसके बाद Plus बताओ. -1. नहीं मेरा बच्चा, माइनस ना, माइनस माइनस ऑफ आई Yes. इंटू 1, राइट. उसके बाद फिर -20, उसके बाद -4 इंटू आई. इसमें अगर आप करंट देखें तो इसमें भी करंट वही, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव, तो -6i, दिस होल इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो आप अगर देखो तो ये आई 4i कितना हो गया? 5i और 6i 11i. तो 11i विथ अ नेगेटिव साइन और -20 और -10 इज -30 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? तो i की वैल्यू कितनी हुई? i की वैल्यू हो गई 30/11 एम्पियर. ठीक है, और i की वैल्यू आप देखें तो नेगेटिव आएगी. इसका मतलब है जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम करा है, द करंट विल फ्लो ऑपोजिट टू दैट. इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो. Yes. यस दिस इज वन मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बाय केवीएल. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड. अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि सर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दीज टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. अग्रीड? ये दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है, ये मुझे दिखाई दे रहा है. अगर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों सेल कनेक्टेड है सीरीज में, तो मैं इन दोनों को रिप्लेस कर सकता हूं बाय सिंगल सेल व्हिच विल बी हैविंग एन ईएमएफ ऑफ. तो ऐसे कनेक्शन में ईएमएफ कैसे इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? E1 प्लस ऑफ E2 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस ऑफ 20 वुड बी इक्वल टू 30. अग्रीड? और R इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं R1 प्लस ऑफ R2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 5. क्या तुम्हें भी समझ में आ रहा है या मैं अकेला समझ रहा हूं? Yes, sir. इसका मतलब इन दोनों सेल को आप ऐसे रिप्लेस कर दो. ठीक है, ऐसे E इक्विवेलेंट लिख लो और ये कितना लिख लो? ये 5 लिख लो, और इसके साथ जो ये रेजिस्टर है वो 6 ओम का है. अब मुझे एक बात बताइए, ये 6 ओम का है. अब मुझे एक बात बताइए, ये 5 ओम और ये 6 ओम, हाउ आर दे कनेक्टेड? आर दे इन सीरीज और इन पैरेलल? सीरीज. ऑफ कोर्स दे आर इन सीरीज. वेरी गुड. तो इसका मतलब है करंट हम क्या लिखेंगे? सेल का जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. देखो वही आंसर आ रहा है या नहीं? मतलब either you can replace the whole combination by a single cell using the formula of series combination of the cell, या फिर आप केवीएल लगा के सॉल्व कर सकते हो.
नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अभी एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना है सीरीज से रिलेटेड, फिर उसके बाद पैरेलल पे आता हूं। लिख लिया? नोट कर लिया बच्चों? यस यस सर। अब देखो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट सीखो रिलेटेड टू दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, उसके बाद मैं पैरेलल सिखाता हूँ आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से रिलेटेड एक छोटा सा और पॉइंट। बेटे अगर मैं आपको ऐसे सेल दे दूं, ये एक सेल, ठीक है, ये एक सेल, 1 मिनट रुकना बच्चों। हाँ जी, तो ये एक सेल है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। और बच्चे मान लो कि वी हैव अनदर सेल लाइक दिस, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, इसका E2 और ये R2। अब मुझे एक बात बताओ कि दीज टू सेल्स आर इन सीरीज और नॉट? ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो दो सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, आप कंपेयर करो, इससे पहले जो मैंने कंबाइन किया था, मैंने ऐसे दिखाया था। आप कंपेयर करके देखो, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको और इसके साथ कंपैरिजन करो। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा था उसमें ऐसे था। ये दोनों केस सेम है क्या? ये 1 एंड 2 दोनों सेम है? डू यू नो फाइंड बोथ द स्ट्रक्चर्स टू बी सेम? क्या डिफरेंस है बच्चे मेरे? What is the difference between the two diagrams, the diagram 1 and diagram 2? What पोलैरिटी major difference? Yes, बोलो 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 बोलो। सर, दे पोलैरिटी। Yes, their polarity. इसका मतलब यहाँ पर जो दो पोलैरिटी है, निगेटिव इज कनेक्टेड टू निगेटिव ऑफ अनदर, और यहाँ पर जो पोलैरिटी है, निगेटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अनदर। तो बेटा अगर दो सेल इस तरह से हो सच दैट कि एक की निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, फिर दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से, इस तरह से कनेक्टेड हो, मतलब पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू निगेटिव, फिर निगेटिव, फिर अनदर पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू अनदर निगेटिव, अगर ऐसा हो तो इस केस में आप E इक्विवेलेंट सिंपली लिखते हैं E1 प्लस ऑफ E2। ये फॉर्मूला हम उस केस में डायरेक्टली लगाते हैं। बट सर अगर ऐसा केस हो कि सेम पोलैरिटी कनेक्टेड हो, मतलब या तो नेगेटिव इज कनेक्टेड टू अनदर नेगेटिव और पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू अदर पॉजिटिव, अगर ऐसा केस हो जो ये मैंने लिखा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले कॉम्बिनेशन को ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, समझना मेरी बात ध्यान से, इस तरह के कॉम्बिनेशन को ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, अच्छा एक बात बताइए, ये कॉम्बिनेशन ऐसा कब बनेगा? जब मैं किसी एक की पोलैरिटी को फ्लिप कर दूंगा, यस है ना? आइदर यू कैन फ्लिप द पोलैरिटी ऑफ E1। अगर सोचो आपने E1 की पोलैरिटी फ्लिप कर दी, पोलैरिटी, तो मतलब निगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। देखो समझ में आ रही है बात या नहीं? तो बेटा अगर या तो आप ऐसे कर सकते हो, है ना, E1 की पोलैरिटी फ्लिप कर दी, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो कि E2 की पोलैरिटी फ्लिप कर सकते हो। देखो ऐसा भी कर सकते हो। बेटा क्या हुआ, यस दिक्कत हो गई? ऐसा कर नो सकते हो आप। अब देखो जैसे ही ऐसा पोलैरिटी मैंने फ्लिप किया, अब क्या फिर से वही हो गया कि निगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, यहां पर भी निगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। क्लियर है? यस बट जब आप फ्लिप करोगे बेटा, तो आप तो कुछ अपनी तरफ से कुछ नया काम कर रहे हो ना, तो उस नए काम को रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना आपको, कि आपने कुछ अलग किया है उसके साथ। तो यस जिसकी पोलैरिटी आप फ्लिप करते हैं उसके साथ आप माइनस साइन लगा देंगे। कैसा साइन लगा देंगे? माइनस। जैसे यहां पर हमने E1 की पोलैरिटी फ्लिप की, तो हम इस E1 को माइनस E1 लिख देंगे, और जैसे यहां पर हमने E2 की पोलैरिटी फ्लिप करके दिखाया, तो इसको हम माइनस E2 लिख देंगे। इसका मतलब है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ये हटा दो ये, हाँ, इस पूरे कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो E इक्विवेलेंट
अगर हमने इसको फ्लिप किया तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ E1 प्लस ऑफ E2, या ये E2 को फ्लिप किया तो हम लिखेंगे E1 माइनस ऑफ E2। क्लियर हो गई बात? यस हाँ ना बोलना पड़ेगा बच्चों। मतलब अगर सेम पोलैरिटी कनेक्टेड हो, ठीक है, सेम पोलैरिटी कनेक्टेड हो, तो हमें फ्लिप करना पड़ता है, और जिसकी पोलैरिटी को हम फ्लिप करते हैं उसके साथ माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, ये नोट करो फॉर्म चीजें। तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं, ये आप नोट करो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं बेस्ड ऑन दिस। इसमें किसी को कोई इशू हो तो पूछो। डन इसमें इफ वेरी गुड। अब जैसे बेटे मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मुझे बताइएगा कैसे सोचेंगे आप। बेटे ये क्वेश्चन घबराने जैसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान था, पूछते हुए शर्म आ गई, इतना आसान। ठीक है, ऐसा, और इसके साथ ही एक्सटर्नल रेजिस्टर ऐसा, ये 4 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टर, ये 20 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 20 नहीं, कुछ और कर लो इसको, 30 वोल्ट, ये 4 ओम। मुझे चाहिए करंट, क्या करें? इस पूरे सेल को हम रिप्लेस कर लें बाय ए सिंगल सेल। यस तो चलो मुझे बताओ कि जब हम E इक्विवेलेंट लिखेंगे तो E इक्विवेलेंट हम कैसे लिखेंगे? व्हाट शुड वी राइट द फॉर्मूला फॉर E इक्विवेलेंट? 20 उसके बाद -10 -10, मतलब आप -10 इसको, हाँ वेरी गुड, आप इसको फ्लिप ओवर कर रहे हो, तो ये -10 और उसके बाद ये कितना हो जाएगा? प्लस ऑफ 30। +30 क्लियर है? तो E यस इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई? E इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 40। और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वही का वही रहेगा, मतलब वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे आप सेल को फ्लिप ओवर करो ना करो, उससे क्या लेना देना उसको। तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, इसका मतलब है कि दिस होल अरेंजमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल सेल ऑफ दिस voltage of 40 and internal resistance of 7, and the external resistor is still 4 ohm. तो current की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? 40 divided by 7 plus of 4, that is 11. This is your current. तो did you understand now कि how do we treat the cells connected in series if their same polarity are connected? यस इसीलिए मैंने आपसे बेटा ये बोला था कि ये मत रटो कि पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, ये मत याद करो कि सीरीज और पैरेलल, क्योंकि बेटा सीरीज में भी सेम पोलैरिटी भी कनेक्टेड हो सकती है और ऑपोजिट पोलैरिटी भी कनेक्टेड हो सकती है। क्लियर? तो इसलिए ऐसे रटो कि जहां पर भी करंट की वैल्यू सेम होगी दैट वुड बी कॉल्ड अ सीरीज, और जहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी वो पैरेलल कहलाएगा। तो इसको नोट करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखाता हूं अब आपको। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं थोड़ा आसान ही रखूंगा, तो फॉर दैट आई ओनली बी टेकिंग 2 सेल्स, बट जो मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा फॉर 2 सेल्स दैट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल एनी नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप ऐसा समझिए कि वी आर हैविंग वन सेल लाइक दिस, having some internal resistance, the another cell is this way having some internal resistance like this। ठीक है, ये ऐसे। क्लियर? और आपसे ये बोला गया कि यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है, लेट्स से I1, तो यहाँ से कुछ करंट आ रहा है I2, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और दोनों करंट यहाँ ऐड होगा एंड दिस विल बिकम I। ये I इंटर हुआ, ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है। मुझे एक बात बताइए, आप सारे बच्चे मुझे बताएंगे, is it a series combination or parallel combination? What kind of combination it is? Series or parallel? पैरेलल। Of course it is parallel because the reason is very obvious कि current divide हो रहा है। अच्छा बेटे एक बात बताओ कि if this is parallel combination, तो what will be the potential difference? मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है मान लो, और मैं आपसे ये कहता हूँ ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। Can you tell me what would be the relation between the potential difference between AB and CD? मतलब मैं आपसे कहूँ पोटेंशियल बिटवीन VA माइनस VB और पोटेंशियल C माइनस ऑफ D, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है?
मतलब ये ऊपर वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है और नीचे वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, विल इट बी सेम और नॉट? यस सर। नहीं आई बात समझ सबको? बेटे अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मेरी बात ऐसे समझो, जबरदस्ती नहीं है, ऐसे सुनो। दूसरा तरीका अपनाता हूं मैं। मान लो मैं आपसे कहूं ये पोटेंशियल 0 है और मैं आपसे ये कहूं कि ये पोटेंशियल x है, मान लो। तो अगर ये 0 है तो b पे वैल्यू कितनी होगी? b की वैल्यू कितनी होगी? 0 0, बिकॉज कंडक्टर, याद करो कंडक्टर के हर पॉइंट पे वोल्टेज 0, तो b भी 0, तो d भी 0। अगर यहां पर x है तो c की वैल्यू x, तो a की वैल्यू x, मानते हो? यस अब मुझे बताओ कि a और b का डिफरेंस x माइनस 0 इज इक्वल टू x है या नहीं है? और c और d के बीच का भी जो डिफरेंस है वो भी x है या नहीं है? यस मतलब va माइनस ऑफ vb, va minus of vb is exactly equal to vc minus of vd, and that is why they are in parallel combination. That is why this is parallel combination of the cell. Did you understand? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर ये सब आपको समझ में आ गया तो आप मेरी बात सुनिएगा कायदे से। सर हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है सर कि E1 इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और कौन से दो टर्मिनल की बात कर रहा हूं यहां पर मैं बात कर रहा हूं VAB, ठीक है, प्लस ऑफ I1 मल्टीप्लाइड बाय R1। देखो तो तुम्हें पल्ले पड़ा क्या? नहीं पल्ले पड़ा? समझ नहीं आया मुझे क्या बोला आपने। अरे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है बेटा अभी, E इज इक्वल टू V प्लस ऑफ IR, कल से यही पढ़ते आ रहे हैं हम, ये पढ़ा था ना। तो यहाँ पर E1 क्या है बेटा? ऊपर वाले सेल का EMF, और I1 क्या है? ऊपर वाले सेल का करंट। तो ये VAB क्या है सर? इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? हाँ यस पक्का ना? जबरदस्ती तो यस नहीं है? तो I1 R1 को हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे E1 माइनस ऑफ VAB। तो I1 को हम लिख सकते हैं E1 माइनस ऑफ VAB डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, ये एक इक्वेशन दिख रही होगी आपको। बाय द सेम लॉजिक अगर I2 लिखा जाए तो I2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, I2 को मैं ऐसे ही लिख सकता हूं अगर सेम लॉजिक से देखा जाए तो E2 माइनस ऑफ VCB डिवाइडेड बाय R2। देखो तो जरा, यस सर। सबको क्लियर है? प्लीज टेल मी। एज VAB इज इक्वल टू VCD, तो मान लो कि इज इक्वल टू V है, तो इसका मतलब मैं एक बात बताओ, अच्छा कौन मुझे बताएगा कि I1 और I2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? व्हाट वुड आई गेट इफ आई ऐड I1 एंड I2? आई हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड। तो मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2। इसका मतलब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि I की जो वैल्यू है, I की वैल्यू, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I1 क्या चीज है? देखो E1 माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ E2 माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाय R2। सर ये आपने दोनों को V कैसे कर दिया? बिकॉज ये दोनों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो उसको मैंने V मान लिया है ना? यहां तक नोट करिए तो मैं आगे बताता हूं। डन सर। वेरी गुड। तो आप देखो यहां से मैं थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें यूज करेंगे हम ये इक्वेशन के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और इसको एक रिजल्ट लाने के लिए, ताकि हम इस सिंगल वाले से इसको कंपेयर कर सकें। एक बात बताओ, R1 अगर आप देखो तो R1 इज द एलसीएम, राइट? और एलसीएम का मतलब होता है कि सारे टर्म के डिनोमिनेटर में R1 लिख सकते हैं। मतलब इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं E1 अपॉन R1 माइनस ऑफ V अपॉन R1 प्लस ऑफ E2 अपॉन R2 माइनस ऑफ V अपॉन R2। देखो वेदर यू आर कन्विंस्ड विद दिस और नॉट। भाई अगर कहीं पर लिखा हो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4, तो इसको हम x बाई 4 प्लस ऑफ y बाई 4 भी तो लिख सकते हैं ना बेटे? वही करा है हमने। ठीक है, अब ये क्यों किया? इससे क्या बेनिफिट होगा?
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, E1 अपॉन R1, आई विल कीप इट टुगेदर, E2 अपॉन R2। इसमें हम V कॉमन ले लें तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखो बेटे, यस सर। यहां से साइड चेंज कर दो तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1। ये सब कर क्यों रहे हैं? ताकि हम एक कंपेयर करके एक रिजल्ट बना सकें। ये माइनस ऑफ आई, मैंने साइड चेंज कर दिया, आई को हम इधर ले गए और इसको इधर ले आए। सबको क्लियर है या ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है? यस सर, क्लियर है। बहुत रो के बोल रहे हो। R2 प्लस ऑफ R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R1 इंटू R2, ज्यादा दिक्कत हो रही है? इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इज R1 R2, ये हो जाएगा E1 R2 प्लस ऑफ E2 R1 माइनस ऑफ आई। यहां तक नोट करो। यहां तक नोट करो, बस हम अब कंप्लीट ही होने वाला है ये। कर लिया यहां तक नोट? बस कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। अब सुनिए बच्चे, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत? सर दिक्कत तो हो रही है, हम बोल नहीं रहे हैं आपको। बस E2 R1 अपॉन R1 R2, ठीक है, माइनस ऑफ आई। इस पूरे को हम, ये वाला जो टर्म है ना, इसको इधर ले आकर डिवाइड कर दें तो कोई इशू आपको? कर सकते हैं ऐसा? यस सर। देखो तुम्हारे लिए मैं एक स्टेप ज्यादा करूंगा, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, बट तुम्हें कहीं कोई इशू ना आए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक स्टेप ज्यादा कर रहा हूँ। ये वाला स्टेप मैं स्किप मार सकता हूँ, बट तुम्हारे समझ अच्छे से समझने के लिए मैं ये स्टेप कर रहा हूँ। तो कहीं अगर दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। ये स्टेप समझ में आया? सर आपको अभी बोला ना कि एलसीएम का क्या मतलब होता है, कि दैट इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द टर्म्स। तो भाई R2 प्लस ऑफ R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, ये डिनोमिनेटर में आया। तो डिनोमिनेटर में आया तो वो ई के भी, फर्स्ट टर्म के भी डिनोमिनेटर में है और सेकंड टर्म के भी डिनोमिनेटर में है, करेक्ट है? यस सर। पता नहीं। तो ये एक बात बताइए, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आप क्या लिख पाओगे? फाइनली आप लिख पाओगे E1 R2 प्लस ऑफ E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R2 माइनस ऑफ आई, ये हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R2। ठीक है, यहां तक समझ गए? देखो मतलब इस पूरी कहानी से हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि इस पूरे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आपने लिखा है इस पूरे को अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं भाई? अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहां तक समझ गए जहां तक मैंने लिखा है? यस सर। तो ये वाला जो टर्म है ना, अब ये यहीं तक इक्वेशन रहने देता हूं, चलो इसको एक इक्वेशन मान लो और इसको आप कंपेयर करो। इसको कंपेयर द इक्वेशन, कंपेयर वन विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे? जो सिंगल सेल के लिए इक्वेशन आएगी, और सिंगल सेल के लिए क्या इक्वेशन आएगी? E इक्विवेलेंट माइनस ऑफ आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यही तो इक्वेशन आएगी सिंगल सेल के लिए, दैट विल बी इक्वल टू V। सिंगल सेल का, सिंगल सेल मैंने बनाया था कहीं पर? सिंगल सेल ऐसे बनाया था? तुम लोग कंफ्यूज चल गए। यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने? ये फर्स्ट इक्वेशन तक नोट कर लिया है? नो सर। यहां तक नोट करिए। आज इतना ही रहने दीजिए, इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक नोट कर लीजिए।
हो गया सर? सर इज इट डन? यस सर। तो बेटा आज यहीं तक, पहले इसको ना, आज जो भी मैंने जितने स्टेप्स कराए हैं इसको पहले रिवाइज करेंगे आप लोग, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है? तो ओके यू आर सपोज टू रिवाइज दिस बिफोर आई राइट द नेक्स्ट स्टेप एंड फाइंड द फाइनल रिजल्ट। उससे पहले आप ये रिवाइज करेंगे, जहां जहां जो जो पॉइंट आपको डाउट समझ आएगा वो पहले आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस कराएंगे और उसके बाद फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो आज